गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। आइए हम केमिस्ट्री के बारे में अपनी इस क्लास में डिस्कस कर रहे थे। 2 टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं, कार्बन और दैनिक जीवन में रसायन। 2 टॉपिक आपके बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आज अपने एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका जो टॉपिक का जो नाम है वो तो है साबुन और अपमार्जक। लेकिन साबुन और अपमार्जक पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा पानी के बारे में, क्योंकि जब तक हम जल के बारे में अध्ययन नहीं कर लेते हैं तब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि कौन सा जल साबुन के साथ रिएक्शन करेगा या कौन सा जल नहीं करेगा। तो साबुन से पहले हमें थोड़ी बहुत जानकारी पानी की लेनी पड़ेगी। तो आज की क्लास में हम जल के बारे में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज आपकी हेडिंग रहेगी H2O। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसे जल बोलते हैं। एक आधार है, ये जीवन का आधार है, ठीक है, ओके। अब देखिएगा, ये जो अपना पानी है, पानी के बारे में क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले देखो, 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु। कितना? 2 हाइड्रोजन के परमाणु। हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? 2 हैं। 1 परमाणु किसका है? ऑक्सीजन का है। दोनों आपस में मिल करके एक अणु का निर्माण करते हैं और उस अणु का नाम क्या है? जल। उस अणु का नाम क्या है दोस्तों? जल है। अब इसकी जो संरचना आप देखोगे तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगी, HOH। इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इधर होते हैं, 2 इधर होते हैं। तो अब यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन मान लो ये क्वेश्चन बन के आ गया कि बताइए जल के अंदर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपको डायरेक्ट पूछे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ये आपका हो गया आज का पहला क्वेश्चन। तो आपका आंसर क्या होगा कि सर 1 2 3 और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है। ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो अयुग्मित हैं, ठीक है, लोन पेयर जिसे बोलते हैं। तो 1 2 3 और 4, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई आपकी? 4 हो गई। कितनी हो गई दोस्तों? 4। अगर पूछ लिया जाए इसी में थोड़ा सा घुमा के अगला आपको पूछ ले तो आप क्या बताओगे? बताइए कि इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। युग्म यानी कि जोड़ा, तो आपको यहाँ पे जोड़े कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 जोड़ा और 2 जोड़ा। तो इलेक्ट्रॉन युग्मों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी? 2 हो जाएगी। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस को बड़े ही ध्यान से आपको समझना है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ओके। अब देखिए आगे चलते हैं। ये जो संरचना मैंने यहाँ पर लिखी है, इसके अंदर एक ही होता है बंद कोण। क्या होता है? ये बंद कोण होता है। ये जो बंद कोण होता है ये हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। देखिएगा, ऐसी संरचना जहां भी होगी वहां पर जो संकरण होगा, क्या? संकरण। तो इसमें संकरण कौन सा रहेगा? तो आपका आंसर होगा इसमें संकरण रहेगा आपका sp3। और जहां पर sp3 संकरण होता है वहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है उसका मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। कार्बन और कार्बन के बीच में हमने ये पहली क्लास में पढ़ लिया था कि बॉन्ड एंगल का मान कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट होता है, इतना आप सबको पता है। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ अलग होगी। यहाँ पर कहानी क्या रहेगी? थोड़ी सी अलग रहेगी। वो क्या रहेगी? इस बॉन्ड एंगल का जो मान होगा, किसका? इस बॉन्ड एंगल का जो मान होगा वो कितना होगा? 104 डिग्री 5 मिनट। कितना रहेगा इसका मान? 104 डिग्री 5 मिनट। ये होने का रीजन क्या है? यानी कि ये कम कैसे हो गया? भाई यहां पर 109 था, यहां पर क्या हो गया? कम हो गया। कारण क्या है? इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बीच में
और ये जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, इलेक्ट्रॉन मिलकर ही तो बंध का निर्माण करते हैं, तो इनके बीच में क्या होता है, थोड़ा सा प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है भाई, इसके ऊपर भी माइनस चार्ज होता है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर भी क्या है, माइनस चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। ये बात सिर्फ आपको समझनी है, माइंड में रखनी है ये बात, कॉपी में लिखने मत बैठना कि इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगने के कारण इस कोण का मान इतने डिग्री होता है। नहीं लिखना है कॉपी में, माइंड में याद रखना है आपको। कैसे कि 104 डिग्री 5 मिनट डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाता है इसके अंदर, सीधा सीधा पूछा जाएगा कि जल की संरचना के अंदर बंद कोण का मान बताइए, तो आपका आंसर सीधा आएगा 104 डिग्री 5 मिनट। वहां पर आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आप ये संरचना लिख के हमें समझाइए, नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है। तो ये 109 डिग्री 28 मिनट न होकर कितना होता है, 104 डिग्री 5 मिनट होता है। याद रहे जैसी, ओके। तो इतने के बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। पानी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पानी पानी, ओके। देखिएगा, अब जल के बारे में कुछ एक और तथ्यों का हम अध्ययन करते हैं। मान लो मैं ये कह दूं कि आप हमें ये बताइए कि जल का क्या क्वथनांक कितना होता है। जल का आपको क्या बताना है, क्वथनांक कितना होता है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको इसी क्रम में ये पूछ लूं कि आप हमें ये बताइए कि जल का गलनांक कितना होता है। क्या बताएंगे आप, जल का गलनांक कितना होता है। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको ये पूछ लूं कि आप हमें ये बताइए कि जल का हिमांक कितना होता है। ठीक है, देखिएगा ये जो दोनों चीजें आपको दिखाई दे रही हैं ना, ये जो गलनांक है, ये जो हिमांक है, इन दोनों का मान इक्वल आएगा। तो इन दोनों को दो जगह लिखने से अच्छा है कि आप इनको एक ही जगह लिख लेना, या तो गलनांक या फिर हिमांक। ठीक है, अब देखिएगा तो मैं इनको एक जगह ही लिख देता हूं, या तो गलनांक कह दो या हिमांक कह दो। हालांकि दोनों चीजें अलग अलग हैं, हालांकि दोनों चीजें अलग अलग हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हिमांक, लेकिन इनका टेम्परेचर जो आता है वो लगभग समान आता है, लगभग नहीं, आता ही समान है। पहले आप क्वथनांक को समझो, बहुत ही अच्छे से आपको ये फैक्ट समझना है। क्वथनांक का मतलब अगर हम सिंपल परिभाषा में अगर इसे समझना चाहें तो सीधा सीधा यूं कहेंगे कि वह ताप, कौन सा, वह ताप, एक ताप है जिसके ऊपर कोई भी द्रव पदार्थ, कोई भी कैसा पदार्थ है, द्रव पदार्थ क्या करने लग जाता है, तो आप कहेंगे कि सर उबलने लग जाता है। एक द्रव पदार्थ होता है वो क्या करने लग जाता है, उबलने लगता है, और वही ताप क्या कहलाएगा, आपका क्वथनांक कहलाएगा। वही ताप क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। ये तो हो गई इसकी सिंपल सी परिभाषा। अगर थोड़ा इसके अंदर और हम घुस जाएं तो हम यूं कह देंगे कि एक ऐसा टेम्परेचर होता है, क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर किसका, इस द्रव का वाष्प दाब, इस द्रव का क्या, वाष्प दाब, इस द्रव का वाष्प दाब बराबर हो जाए किसके, इस जो द्रव का वाष्प दाब है वो इक्वल हो जाए किसके, जो बाह्य वायुमंडलीय दाब है, जो बाह्य वायुमंडलीय वाष्प दाब कह दो, दाब कह दो, एक ही बात है। जो बाह्य वायुमंडलीय वाष्प दाब है अगर उसके बराबर हो जाए तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब बाह्य वायुमंडलीय वाष्प दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि क्वथनांक कहते किसे हैं,
क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा घूम के। आपको वो क्वेश्चन करने के लिए ये परिभाषा समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मान लो आप एक काम करते हो, मैं यूं कह रहा हूं कि जल का जो क्वथनांक होता है फिक्स होता है। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर केल्विन में पूछ ले तो हालांकि हम ये आगे सीखेंगे, सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना, केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलना, फ़ारेनहाइट को रोमर में बदलना, वो सारी चीज़ें हम आगे सीखेंगे। लेकिन फिलहाल एक थोड़ा सा आइडिया ले लो आप। 100 के अंदर 273 जोड़ दो तो ये हो गया 373 केल्विन। वैसे 0.15 भी जोड़ते हैं, वो एक बार आप छोड़ सकते हो, एक बार आप 373 याद रख लो या 100 याद रख लो। यूं याद रखो कि सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो आप 273 जोड़ दो। ओके, 0.15 भी लगाते हैं आगे। अब देखिएगा, ये तो होगी इसकी बात। और जो जल का गलनांक कह दो या हिमांक कह दो, वो कितना आता है? वो आता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर आता है 273 केल्विन। ओके, हम यहाँ पे टेम्परेचर को बदलना नहीं सीख रहे हैं, हम सिर्फ जल की बात कर रहे हैं। ओके, वापस आइएगा नीचे। द्रव का जो वाष्प दाब है वो बाह्य वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर जिस ताप पर हो जाए उसी ताप को क्या कहते हैं? जल का क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं ये कहता हूं कि अगर मान लो इस द्रव के अंदर, किसके अंदर? द्रव के अंदर आपने कोई अपनी मर्जी से अवाष्पशील पदार्थ क्या डाल दिया आपने? अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया, तो बताइएगा कि द्रव के क्वथनांक पे क्या असर पड़ेगा? क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझना। यदि किसी द्रव पदार्थ के अंदर कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाए तो द्रव के क्वथनांक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आप आसानी से बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? ये चीज़ आपके माइंड में चलनी चाहिए। देखो, जब हम मान लो चाय बना रहे होते हैं, चाय बनाते समय पानी जो है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। तो जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलेगा, हम क्या करते हैं? थोड़ी सी उसके अंदर चाय पत्ती डाल देते हैं। चाय पत्ती डालते ही आपको ये लगेगा कि पानी कुछ देर के लिए रुक गया है, पानी कुछ देर के लिए रुक गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि चाय पत्ती डाल देने से उसका जो टेम्परेचर था वो कम हो गया? नहीं, वो कम नहीं हुआ, क्योंकि अब जो होगा, अब जब द्रव्य उबलेगा ना, जब द्रव्य उबलेगा तो उसको हम थोड़ा और टेम्परेचर देते जाएंगे। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे द्रव्य उबलना स्टार्ट होगा। यानी कि अब द्रव्य उस ताप पर नहीं उबलेगा जिस पे पहले उबल रहा था। मान लो पहले वो 100 पे उबल रहा था, तो अब वो कुछ न कुछ ज़्यादा टेम्परेचर लेगा, यानी 105 डिग्री, 110 डिग्री, 120, मतलब कितना भी ले सकता है, लेकिन चाहे वो 1 पॉइंट ज़्यादा ले, लेकिन वो ज़्यादा लेगा। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अवाष्पशील पदार्थ, अब बताओ, चाय पत्ती डाली, तो चाय पत्ती यूँ हुआ है क्या कि चाय पत्ती डाली है वो तो भाप बन के उड़ गई? ऐसा कभी नहीं हुआ ना। अरे यहाँ कदी को नहीं हो आप चा पत्ती गिर गया आवा पानी के मैंने तो बाद में जाके आप बिन संभाला तो चा पत्ती उडेड़ी ला दे, यहाँ कदी को नहीं हो नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि अवाष्पशील पदार्थ है। अवाष्पशील पदार्थ कौन है? आपकी चाय पत्ती है। तो अवाष्पशील पदार्थ मिला देने से द्रव का जो क्वथनांक है, क्वथनांक वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्वथनांक बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। ओके, बहुत ही ध्यान से समझना है इसे। इसके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने में मिलेगा। ओके, तो ये क्वथनांक की कहानी आपके समझ में आ गई होगी। मैं ये मिटा रहा हूँ। अब समझेंगे हम इस गलनांक को। गलनांक कह दो, हिमांक कह दो, आपकी मर्जी है, लेकिन दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। लेकिन दोनों का जो मान है वो जल के लिए क्या रहता है? सेम रहता है। देखिएगा, हिमांक और गलनांक की बात कर रहे हैं। अगर मैं यूं कहूं कि आप समझना चाहेंगे, पहले मान लो कि हिमांक क्या होता है? वह ताप
जिस पर कोई भी जो पदार्थ है यानी कि कोई द्रव पदार्थ है वो जमने लग जाता है, यानी कि उसका हिमीकरण होने लग जाता है। हिम यानी कि बर्फ, बर्फ कहती है कैसी होती है, ठोस होती है, यानी कि वो पहले द्रव था, अब वो चेंज होके किस में आ गया, ठोस में आ गया, तो वो जम गया। इसका मतलब वो जो ताप है वो कैसा है, हिमांक है। तो पानी के लिए इसका मान कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिएगा गलनांक की बात करते हैं। गलनांक वो होता है जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ है, मान लेते हैं कि बर्फ है आपके पास, ले दे के आपके पास गर्मी में बर्फ ही बचती है, तो बर्फ जो होती है वो कितने ताप के ऊपर पिघलने लग जाती है, तो उस टेम्परेचर का मान भी कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, दोनों का मान क्या रहता है, समान रहता है। आपको समझना क्या है, आपको समझना ये है, ये तो हो गई इसकी सिंपल परिभाषा जो हम बेसिकली समझने के लिए काम में लेते हैं, लेकिन इसकी जो परिभाषा हमने इतनी बार जो क्वथनांक की देखी थी वैसी ही कोई ना कोई परिभाषा इसकी भी होगी। देखिएगा, एक ऐसा ताप होता है यानी कि वो टेम्परेचर, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब, किसका, द्रव का वाष्प दाब बराबर हो जाए। उसमें किसके बराबर हो रहा था, बाहर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा था, लेकिन इसमें किसके बराबर होगा, जो आपके पास ठोस पदार्थ बनेगा, यानी कि ये जो बर्फ बन रही है इसके वाष्प दाब के जब ये बराबर हो जाए उस ताप को क्या कहेंगे, उस ताप को कहेंगे गलनांक या हिमांक। ठीक है, सीधी सी बात है। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है, जब द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे। जब ठोस का वाष्प दाब द्रव के वाष्प दाब के बराबर हो जाए उसे क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। तो सीधी सी बात यह है कि ये दोनों इक्वल रहेंगे, ये दोनों अगर इक्वल रहेंगे तो इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर आएगा। तो इतना आपको इसके अंदर घुसने की आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, इसमें भी वही क्वेश्चन आएगा, अशुद्धियां मिला देने से क्या हाल होगा, इसका क्या सीन है वो देखते हैं। आपने देखा होगा जब कोई मान लो आइसक्रीम वाला है, आजकल गर्मियों में तो काफ़ी आ रहे हैं, इस बार कोरोना की वजह से कम आ रहे हैं, वरना तो पहले तो घंटियां बजने स्टार्ट हो जाती थी। आइसक्रीम वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, आइसक्रीम डालते हैं, आइसक्रीम से पहले उसके अंदर एक तरफ में बर्फ़ रखते हैं और बीच में उनके आइसक्रीम रखते हैं। अब वो क्या करेंगे, वो ये चाहते हैं कि अपनी जो बर्फ़ उन्होंने डाली है वो धीरे धीरे पिघले, वो क्या चाहते हैं कि वो धीरे धीरे पिघले। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो 0 डिग्री पे ही तो जमती है और 0 डिग्री पे ही पिघलती है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा बर्फ तो पिघलती ही जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं, वो तो 0 से मान लो 1 हो गई तो ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर वो 0 से कम टेम्परेचर हो यानी कि माइनस में हो तब वो कैसे पिघलेगी, धीरे 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 पिघलेगी। अरे पिघलेगी कौन पिघलेगी, सीधी सी बात है, समझने लग रहे हो ना। हाँ, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर रखना पड़ेगा, यानी कि अगर मान लो हम बर्फ़ के अंदर क्या डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं। हमने NaCl के प्रयोग में पढ़ा था ना कि बर्फ़ फैक्ट्री में काम आता है, तब मैंने आपको कहा था कि आगे जब इसके बारे में हम विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा, तो तब आपको ये इतनी कहानी बतानी पड़ती, तब जाके आपके समझ में आता, इसलिए वहाँ पे नहीं बताया था। अब यहाँ पे समझो इस फैक्ट को, नमक जो इसके अंदर मिलेगा, मान लो पानी लिया, पानी तो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है, लेकिन आप बहुत ही सयाने हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, आपने क्या किया, उसके अंदर नमक डाल दिया, शैतान हो आप एक नंबर के, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। नमक डालते ही पानी बेचारा सोचेगा ये क्या कर दिया, मैं तो मीठा था, मेरे को क्या कर दिया इन्होंने खारा कर दिया। लेकिन हम क्या हैं, हम तो जिद्दी हैं, हम तो उसको जमा करके रहेंगे। तो जब ये पहले जहाँ पे 0 पे जम रहा था, अब वही घट करके लगभग मान लो, अगर ये मान लो कोई फिक्स नहीं है, मैंने कोई फिक्स नहीं बताया आपको, मान लो ये -5 तक चला गया, तो अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो -4 से -4 पे आएगा, -3 पे आएगा, -2 पे आएगा, -1 पे आएगा, फिर 0, फिर 1, यानी कि यहाँ तक इसकी जो अवस्था है वो नहीं बदलेगी। इसका मतलब ये जो घटना हुई है ये किसके कारण हुई है, इस नमक मिला देने के कारण हुई है। समझ में आया। तो देखिएगा
आइसक्रीम वाला जो होता है वो नमक डालता है, क्यों डालता है? ताकि बर्फ़ का जो हिमांक है, क्या है? हिमांक। बताइए कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? तो ये क्या हुआ है? 0 से अंदर गया है, यानी कि ये कम हुआ है, तो हिमांक घट जाएगा। हिमांक क्या होगा? घट जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? ओके, हिमांक जो होगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई इसके हिमांक की बात और हो गई इसके गलनांक की बात। अब देखिए पानी के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। पानी H2O। ओके, चलिएगा, देखो जब हम कपड़े धो रहे होते हैं तो कपड़े धोते समय हम ये देखते हैं कि कई बार हम साबुन लगाते हैं तो कई बार हम अपमार्जक लगाते हैं। दोनों ही चीज़ें हम दैनिक जीवन में काम में लेते ही लेते हैं। तो जैसे ही हम दोनों चीज़ें दैनिक जीवन में काम में लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ एक पानी ऐसे होते हैं जो साबुन के साथ बहुत अच्छे अच्छे झाग दे देते हैं, लेकिन कुछ एक पदार्थ ऐसे होते हैं जो पानी के साथ झाग वो साबुन जो होते हैं वो किसी प्रकार के पानी के साथ झाग नहीं देते हैं। तो हम उसी चैप्टर की नींव रख रहे हैं इसके साथ। देखिएगा, झाग देने या न देने, झाग देने या न देने के आधार पर पानी जो होता है, झाग कौन से पानी के साथ तो झाग देगा और कौन से पानी के साथ झाग नहीं देगा, इसके आधार पर पानी जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। पहला जो इसका प्रकार है वो है कठोर जल। कैसा जल है? कठोर जल। यानी कि एक तो होगा झाग देने वाला, एक होगा झाग नहीं देने वाला। तो कठोर जल होगा और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं आपका मृदु जल। कठोर यानी कि खारा पानी, मृदु जल यानी कि मीठा पानी। ये होता है झाग न देने वाला और ये होता है झाग देने वाला। ओके, ये वाला तो झाग देगा और ये वाला झाग नहीं देगा। पानी नहीं देता है, झाग तो साबुन देता है, लेकिन साबुन जिसके साथ झाग देता है नहीं देता है वो बातें कर रहे हैं। अभी हम उसका रीज़न समझेंगे थोड़ी देर के बाद। देखिएगा, कठोर जल जो होता है फिर से 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका अस्थाई कठोर और एक होता है आपका स्थाई कठोर। एक तो होता है स्थाई कठोरता, एक होती है अस्थाई कठोरता। मान के चलिए अगर आपके पास कठोर पानी है, यानी कि अगर आपके पास खारा पानी है, तो उस खारे पानी के अंदर क्या होगा? उस खारे पानी के अंदर होगा कैल्शियम आयन। क्या होगा? कैल्शियम आयन होगा। उसी खारे पानी के अंदर होगा आपका मैग्नीशियम आयन। यानी कि कठोर पानी है तो ये आयन तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर खारा पानी है, चाहे वो अस्थाई है चाहे वो स्थाई है, इसका मतलब उसके पास क्या होगी? कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के क्या होंगे? आयन होंगे। देखो, अगर वो अस्थाई कठोर है तो क्या बनेगा और स्थाई कठोर है तो क्या बनाएगा? अगर वो अस्थाई कठोर है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होंगे। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होंगे? बाइकार्बोनेट्स होंगे। ऐसी कठोरता को क्या कहेंगे? अस्थाई कठोरता कहेंगे। अस्थाई कठोर पानी वो होगा जहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होंगे? बाइकार्बोनेट्स होंगे। बाई समझ में आ रहा है ना? एक H, CO3-1 कार्बोनेट, तो इनके क्या होंगे? बाइकार्बोनेट्स होंगे। लेकिन अगर वो स्थाई कठोर है, अगर वो कैसा है आपका? स्थाई कठोर है, तब क्या सीन रहेगा? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम तो होगा ही होगा। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के या तो होंगे वो क्लोराइड आयन, क्या होंगे? क्लोराइड आयन होंगे, और या फिर क्या होंगे? सल्फेट आयन होंगे। या तो क्या होंगे? क्लोराइड, और या क्या होंगे? सल्फेट आयन होंगे। ऐसी कठोरता को क्या कहते हैं? स्थायी कठोरता कहते हैं। क्या कहेंगे? स्थायी कठोरता कहेंगे। समझ में आया?
तो जिसमें स्थायी होगा उसमें क्लोराइड आयन होंगे या फिर सल्फेट आयन होंगे, जो अस्थायी होगा उसमें बाइकार्बोनेट्स होंगे। ओके, देखिएगा अगर आपको इसे दूर करना है तो आप क्या करोगे और इसे दूर करना है तो आप क्या करोगे। सिंपल सी बात है, इसमें आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप पानी को गर्म करो, यानी कि पानी को उबाल कर, पानी को क्या करके उबाल कर आप इसकी जो अस्थायी कठोरता है उसे दूर कर सकते हो, लेकिन इसे आप उबाल कर दूर नहीं कर सकते। उबालने पार कौन पड़े, क्या नहीं, स्थायी कठोरगी क्यों पार पड़ेगी। तो वैसे तो ये थोड़ा टिपिकल सी कैलकुलेशन होती है, लेकिन आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ जो आपके लिए जो पेपर के लायक है। आप पानी के अंदर यदि जियोलाइट डाल देते हो, क्या डाल देते हो, जियोलाइट, तो जियोलाइट डालकर आप क्या कर सकते हो, पानी की जो अस्थायी कठोरता है उसे दूर कर सकते हो। और बहुत प्रकार से प्रक्रम है, उनमें हमको नहीं फंसना है, आपको ये जियोलाइट ध्यान में रखना है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका वो जियोलाइट का ही आएगा, वरना इसमें नहीं आएगा इधर वाले में। हाँ, ये जरूर आ सकता है कि स्थायी कठोरता का कारण क्या है, अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों के अंदर। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन तो दोनों में होंगे ही होंगे, लेकिन इनमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बाइकार्बोनेट्स होंगे, और इनमें क्या होंगे, क्लोराइड आयन होंगे और सल्फेट आयन होंगे। कंफ्यूज नहीं होने का, इसको याद करने का। ओके, तो कठोर जल, मृदु जल, कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता है, जबकि मृदु जल में साबुन झाग देता है। याद रह जाएगा ना। ओके, इससे आगे बढ़ते हैं। वैसे पानी जो है वो आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक इसके अंदर छोटी सी बात और है, थोड़ी सी वो और देख लो। देखिएगा, पानी जो होता है ना, पानी एक बहुत ही अच्छा क्या होता है, विलायक होता है। क्या होता है, विलायक। यानी पानी जो होता है वो लगभग चीज़ों के साथ घुल जाता है। उदासीन प्रकृति का होता है पानी। किस प्रकृति का होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा विलायक होता है। विलायक होने का रीज़न क्या है, तो विलायक होने का रीज़न ये है कि पानी का जो परावैद्युतांक होता है, पानी का जो क्या होता है, परावैद्युतांक, उसका मान बहुत ज़्यादा होता है, 80 के आसपास होता है। इस कारण पानी जो होता है वो बहुत ही अच्छा विलायक माना जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक परावैद्युतांक किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा जो परावैद्युतांक होता है वो होता है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कितना होता है, 82 के आसपास होता है। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे। ये पानी जो होता है वो बहुत ही अच्छा क्या होता है, विलायक होता है। अब वो जो चीज़ है वो मैं एक जगह करके और लास्ट में अपने इस लेक्चर को विराम देते हैं। पानी की शुद्धता वाला जो था, तो अशुद्ध पानी क्या है, अशुद्ध पानी। कितने तरीके से अशुद्ध हो सकता है, तो पहला तरीका था जब पानी में क्या हो, बदबू आ रही हो। क्या आ रही हो, बदबू आ रही हो। ये तो है इनके रीज़न। दूसरा क्या था, जब पानी के अंदर कोई क्या पड़ गए हों, जीवाणु पड़ गए हों। और तीसरा क्या था, जब पानी के अंदर कोई धूल मिट्टी के क्या हों, कण हों। और तीनों को दूर करने का जो एक उपाय बताया था मैंने आपको, अलग अलग उपाय हैं तीनों के। तो पहले के अंदर आप क्या डालेंगे, चारकोल डालेंगे। माइंड में उत्तर दौड़ने चाहिए आपके। इसके लिए क्या डालेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या CaOCl2 कह दो, या इसको कह दो आप विरंजक चूर्ण। क्या कह सकते हो, विरंजक चूर्ण कह सकते हो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कह सकते हो, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कह सकते हो। सभी नाम आपको याद रखने हैं, सारे के सारे अपने आप याद हो जाएंगे, भूल ही नहीं पाओगे। 2-4 बार पढ़ोगे ना, अपने आप याद हो जाएंगे, बहुत ही इजी हैं। धूल मिट्टी के कण, धूल मिट्टी के कण जो होते हैं उनको स्कंदित करके नीचे बैठाने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, पोटास एलम डालेंगे। पोटास एलम किसका नाम होता है, फिटकरी का नाम होता है।
तो इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? फिटकरी का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? फिटकरी का। ठीक है, तो जो भी जानकारी जल के बारे में थी वो अपनी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा साबुन और अपमार्जक से संबंधित। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में साबुन और अपमार्जक का जिक्र करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना, घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ओके।